नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तथा अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मोमबत्ती का जलना, दूसरा ऑप्शन है डायनामाइट का विस्फोट होना, तीसरा ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, चौथा ऑप्शन है बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। एक क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि जो अन्य तीनों उदाहरण दे रखे हैं ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आता है तो कौन सी गैस बनती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है फोस्जीन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोस्जीन। फोस्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण होता है जब क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आता है। इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है वो किस प्रकार से होती है? तो क्लोरोफॉर्म का जो अपने पास रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है CH Cl3। इसकी क्रिया किससे होगी? वायु यानी कि O2 से होगी। तो क्या बनेगा अपने पास? फोस्जीन बनेगा। जो फोस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। ये किसका फॉर्मूला है? फोस्जीन गैस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफॉर्म के बारे में एक और बिंदु याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को कभी भी अकेले नहीं रखा जाता है, इसके साथ कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में जब आए तब आसानी से क्रिया नहीं करे तथा फोस्जीन गैस का निर्माण नहीं हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाला जाता है तो किसका निर्माण होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो उष्मा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड वो उष्मा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो उष्मा, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट वो उष्मा। तो जब बिना बुझे हुए चूने, तो आपको पता है बिना बुझे हुए चूने का क्या फॉर्मूला होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको किस में मिलाना है? पानी में मिलाना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, एक और प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाना चाहिए या फिर जल को बिना बुझे हुए चूने में मिलाना चाहिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाना है, न कि जल को बिना बुझे हुए चूने में, क्योंकि इसकी जो क्रिया होती है ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा सेपी होती है। अतः हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे हुए चूने को धीरे धीरे कर कर पानी में मिलाना चाहिए। तो इन दोनों की जब क्रिया होगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, इसका निर्माण हो जाएगा। साथ में क्या उत्सर्जित होगी? उष्मा उत्सर्जित होगी, यानी कि ये अभिक्रिया जो होगी ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उष्मा सेपी, दूसरा ऑप्शन है उष्मा शोषी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो उष्मा उत्सर्जित होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? तो एटीपी के रूप में उत्सर्जित होती हैं। अब इस एटीपी की मैंने फुल फॉर्म पिछली कक्षा में आपसे पूछी थी, तो आप सभी को पता होगा एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि यहाँ पर नोट में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि यहाँ पर श्वसन की जो अभिक्रिया होती है इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि उष्मा रिलीज होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टारगेटिक अम्ल तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टारगेटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारगेटिक अम्ल पाया जाता है।
जबकि वहीं बात करें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका अन्य नाम होता है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार नाम है, जबकि फॉर्मिक अम्ल रूढ़ नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया रिक्त स्थान है होते हैं, अतः ये अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है अति अम्लीय। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतया कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षारीय। अतः ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जबकि वही बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतया अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है, इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि दांत साफ करने का जो टूथपेस्ट आता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, ये पूछा गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा ऑप्शन है N2 नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, चौथा ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, अम्लराज में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात होता है। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है, तो आप सभी को पता होगा 3:1 होता है। 3 के रेशियो में होता है HCl तथा 1 के रेशियो में होता है HNO3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3:1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दांतों का इनेमल किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट का, चौथा ऑप्शन है आयरन व कैल्शियम का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांतों का इनेमल। जो इनेमल होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, तो आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग अपने बॉडी में होती है 65% के आसपास। इसके बाद होता है कार्बन, 18% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद होता है हाइड्रोजन 10%, फिर होता है नाइट्रोजन 3% तथा फिर होता है कैल्शियम 2%। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। तो प्रतिरोधी दवा कौन सी इनमें से, पहला ऑप्शन है डेटॉल, दूसरा ऑप्शन है आयोडोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सीवी रमन को भारत रत्न से कब विभूषित किया गया था। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आपकी 10वीं की जो आरबीसी बोर्ड की किताब है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में। 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था। जबकि सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था ये 1930 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में दिया गया था तथा भारत सरकार के द्वारा 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। सीवी रमन का जो जन्म हुआ है कितनी तारीख को हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हेनरी बेकेरल, दूसरा ऑप्शन है विलियम क्रुक्स, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, चौथा ऑप्शन है मिलिकन। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी वो हेनरी बेकेरल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अन्य ऑप्शन को भी आप देख लीजिए। विलियम क्रुक, तो इन्होंने जो कैथोड किरणें हैं इनकी खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तथा मिलिंकर ने एक प्रयोग दिया था, तेल बूंद प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर हो जाएगा। पहला है ऑप्शन कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है स्थिर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाओगे आप तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, जबकि वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाएगी। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप किसी द्रव का दाब बढ़ाओगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटाओगे तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पीतल मिश्र धातु किन किन धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है। तो पीतल किन से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जीवन का भौतिक आधार है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है जीवद्रव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि कार्ल लिनियस ने 2 जगत का वर्गीकरण दिया था, वहीं आर.एच. व्हीटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जो कार्ल लिनियस है इनको वर्गीकी जिसे अपन बोलते हैं टेक्सोनोमी का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन है जगत, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है वंश, चौथा ऑप्शन है कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जाति। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है। इसका मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है जाति, फिर आता है वंश, जाति को बोलते हैं स्पीसीज, वंश को बोलेंगे जीनस, फिर आएगा वंश के बाद कुल यानी कि फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर यानी कि गण, ऑर्डर यानी कि गण, गण के बाद आएगा क्लास यानी कि वर्ग। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। फिर उसके बाद आता है संघ यानी कि फाइलम, और अंत में जो स्टेप आती हैं वो आती हैं जगत यानी कि किंगडम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव रक्त होता है। तो मानव रक्त कैसा होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारे। लगभग 7.4 पीएच होती है मानव रक्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रक्त का थक्का जमने में कौन एक सहायक नहीं होता। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक नहीं होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेपरिन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है प्लेलेट्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो हेपरिन होता है ये ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, जबकि विटामिन के और प्लेलेट्स ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। तो इस प्रकार से आज की ये कक्षा के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तथा इनमें से अधिकतर क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हुए हैं। पिछली जो कक्षा थी उसमें मैंने 40 महत्वपूर्ण गत वर्षों के प्रश्न करवाए थे साइंस के। तो जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखी है वो कक्षा आप जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा तथा इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तथा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।